ब्रिटिश प्रधानमंत्री भाग 2 मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री का अध्ययन दो भागों में कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री की योग्यताएं, प्रधानमंत्री की शक्तियां आदि का अध्ययन किया और इस अंक में हम ब्रिटिश शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति के बारे में क्या क्या कहा है। प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। पहला है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की धुरी, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले ने इस कथन से अब का अभिप्राय है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की केंद्रीय स्थिति है और सूचना मंत्रिमंडल, समूचा मंत्रिमंडल उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, क्योंकि इस स्थिति को पढ़ने से पूर्व हमें ये ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का निर्माण बहुमत दल से होता है। जिस दल का लोक सदन में बहुमत होता है उस दल का मुखिया प्रधानमंत्री बनाया जाता है, अर्थात उस दल का जो नेता चुना जाता है उस दल द्वारा राजा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। पहला चरण। फिर दूसरा चरण है कि प्रधानमंत्री, पहले चरण में तो बहुमत दल अपना नेता चुनता है और उस चुने हुए नेता को राजा प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा चरण है कि चुना हुआ, नियुक्त किया हुआ प्रधानमंत्री फिर अपने दल में से कुछ व्यक्तियों को चुनता है और राजा से कहता है कि इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। तब राजा ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है और मंत्रिमंडल का, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसे कैबिनेट, कार्यपालिका सरकार कहा जाता है। तो इस मंत्रिमंडल के बारे में लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि प्रधानमंत्री उस पूरे मंत्रिमंडल, मंडल का मतलब वो एक माला के समान समूह को बोलते हैं, जिसके अक्ष मतलब वो अगर धुरी प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल पूरा प्रधानमंत्री की धुरी मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर घूमता है। जैसा हमने इससे पूर्व के अंक में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का को ख़त्म करता है, उसका अंत करता है। तो विभागों के बीच वितरण मंत्रिमंडल करता है, विभागों के बीच समन्वय मंत्रिमंडल करता है। तो इस स्थिति को देखते हुए विद्वान लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी अक्ष की धुरी है। दूसरा है समकक्षों में प्रथम। ये भी लॉर्ड मार्ले का विचार है। वो कहते हैं यद्यपि प्रधानमंत्री तथा उसके सहयोगी सामान्यतः एक समान होते हैं, उनके सभी निश्चय एक मत से लिए जाते हैं और वे भाईचारे से मिलकर कार्य करते हैं, तथापि प्रधानमंत्री की एक विशेष स्थिति होती है। इस कथन के संदर्भ में वो अब तर्क देते हैं कि स्वयं की नियुक्ति भी के संबंध में सम्राट उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है। उसे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चुनाव करने में काफ़ी स्वतंत्रता होती है और पदों का वितरण भी उसी की इच्छा पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के कार्य में दखल नहीं देता है, किंतु वह प्रदेश मंत्री के निकट संपर्क में रहता है। विदेशी मामलों में प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से अधिक जानकारी रहती है, विभागों के बीच मतभेदों को सुलझाता है। तो इस प्रकार समकक्षों में प्रथम लॉर्ड मार्ले, पहले लॉर्ड मार्ले कहते हैं कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों से इतना
आगे है कि पूरे मंत्रिमंडल ही उसी पे घूमता है। इसी को उन्होंने अगले इसमें कहा है कि समकक्षों में प्रथम, यदि एक लाइन में खड़े हो जाएं सभी मंत्री, तो पहले नंबर पे प्रधानमंत्री आता है। सब बराबर के हैं, समकक्ष हैं, लेकिन उनमें प्रथम प्रधानमंत्री है। क्यों है? क्योंकि नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राजा नियुक्त करता है प्रधानमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करवाता है। तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, वही मंत्रिमंडल का निर्माण करवाता है और वही उसका अंत करवाता है। तो होता तो समकक्ष सबके, लेकिन उन सब में प्रधान होता है, इसलिए लॉर्ड मार्ले उसे समकक्षों में प्रथम कहते हैं। तीसरा है समकक्षों में प्रथम से अधिक। ये रैमजे म्योर कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अधिपति होता है, उसे जीवन देता है, उसका संहार करता है, वह बहुमत दल का नेतृत्व करता है। इसलिए सर विलियम हार्टकोर्ट ने कहा है कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, कि जितने स्टार हैं उनके बीच मून की स्थिति है, कि जो अन्य स्टार हैं वो जैसे चंद्रमा उन सब स्टारों से बड़ा होता है ना, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे ही उन्होंने विलियम हार्टकोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे दिखाई देता है जैसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, छोटे छोटे चंद्रमाओं के बीच, छोटे छोटे नक्षत्रों स्टार्स के बीच बड़ा मून। डॉक्टर जेनिंग्स का मत है कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में ही प्रथम नहीं है, और न केवल नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है, वह तो सूर्य के समान है जिसके चारों नक्षत्र घूमते हैं। प्रोफेसर जेनिंग्स ने उन्हें प्रधानमंत्री को सूर्य की उपमा दी है, जिससे सभी तारे प्रकाशित होते हैं और उसी के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार रैमजे म्योर ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम से अधिक माना। जब लॉर्ड मार्ले ने समकक्षों में प्रथम ही माना था, और रैमजे म्योर कहते नहीं, उनसे भी अधिक हैं प्रधानमंत्री। चौथा है अधिनायक। मुनरो के अनुसार यह कोई नहीं जानता और न कोई इसकी परवाह करता है कि अन्य मंत्री कहाँ निवास करते हैं, किंतु साधारण से साधारण आदमी भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट का अर्थ जानता है। इस कथन में प्रधानमंत्री की शक्तियां ध्वनित होती हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को देखते हुए, अर्थात वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता और उसका संहार करता है, इस स्थिति को मतलब मंत्रिमंडल वही करता है जो प्रधानमंत्री चाहता है, ऐसा मुनरो मानते हैं, और मुनरो उन्हें अधिनायक मानते हैं। किंतु उन्हें अधिनायक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक या अधिक मंत्री प्रधानमंत्री के पद के इच्छुक या दावेदार होते हैं। तो प्रधानमंत्री को यह पता होता है कि कोई मंत्रिमंडल में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, एक दो, जो प्रधानमंत्री अपने दल में प्रधानमंत्री का कद रखते हों, मतलब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व या कद रखता हो, तो प्रधानमंत्री को उनका आदर करते हुए अपने कार्य करने होते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री द्वारा सदैव उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री हर बार मंत्रिमंडल की उपेक्षा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री पर अपने राजनीतिक दल, लोक सदन, लोक सेवाएं, दवा, गुड, प्रेस आदि का प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री के कार्यों की सदन के भीतर एवं बाहर खुले तौर पर आलोचना की जा सकती है। इस प्रकार प्रधानमंत्री पर इतने नियंत्रण होते हैं बाह्य या आंतरिक रूप से, कि प्रधानमंत्री को अधिनायक नहीं माना जा सकता। और अगला है प्रधानमंत्री सारे संविधान की धुरी। जेनिंग्स ने ब्रिटिश संविधान की धुरी ही प्रधानमंत्री को मान लिया। उनका कहना है कि वह अपने दल का नेता होता है
वह हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता होता है, वह मंत्रिमंडल का अध्यक्ष व नीति का समन्वय करता होता है। अर्थात शासन की समस्त शक्तियाँ उसी के हाथ में होती हैं, ऐसा जेनिंग्स मानते हैं कि वह अपने दल का भी प्रमुख होता है। दल भी वही चाहता है जो प्रधानमंत्री चाहता है। हाउस ऑफ कॉमन्स का वो नेता होता है, लोक सदन का वो नेता होता है, इसलिए वहाँ भी उसी का नेतृत्व चलता है और मंत्रिमंडल का वो अध्यक्ष होता है। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए जेनिंग्स उन्हें सारे संविधान की धुरी कहते हैं। इस सब को पढ़ने के उपरांत हमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्तृत एवं वास्तविक शक्तियों एवं अधिकारों को धारण करता है। वह न केवल कार्यपालिका अपितु व्यवस्थापिका का भी नेतृत्व करता है और उसे राष्ट्र का नेतृत्व करने का भी अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और स्थिति वास्तविक रूप में उसके दल पर पकड़ तथा लोक सदन में उसकी स्पष्ट व अनुशासित बहुमत को माना जाता है। प्रधानमंत्री की स्थिति उसके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। इसलिए फाइनर ने कहा है कि वह घोड़े की जीन पर मजबूती से बैठा है, किंतु यह स्वयं उस पर निर्भर करता है कि वह मंजा हुआ घुड़सवार है अथवा लुढ़कने वाला या फौजी घोड़े की तुलना में भाड़े के टट्टू के लायक सवार है अथवा घुड़दौड़ के घोड़े के लायक सवार। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति स्वयं खुद के विवेक, दल में उसकी पकड़, मंत्रिमंडल में के अध्यक्ष के रूप में होती है। इस प्रकार खुद मतलब उसकी मजबूती से प्रधानमंत्री पद की मजबूती खुद प्रधानमंत्री के स्थिति पर डिपेंड करती है। धन्यवाद।